हाँ, तो हम आपको बता रहे थे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब प्रक्रिया। तो पहला उखड़ने की प्रक्रिया, दूसरा वहन की प्रक्रिया, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया, और तीसरा जहां पर गया वहां पर जमा होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिटैचमेंट के बारे में हम 3-4 पॉइंट बोले। डिटैचमेंट कब होता है? जब विंड, याद रखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, सब डेटा बेस फैक्ट है इसमें। जब विंड फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है और सरफेस से टकराया, तो सॉइल सरफेस पर अपनी एनर्जी को अप्लाई किया। रगड़ खाएगा तो एनर्जी अप्लाई होगा, एनर्जी अप्लाई किया। दूसरी बात, ये जब अप्लाई किया ऊपर से एनर्जी, तो नीचे से सॉइल पार्टिकल क्या है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी उसमें आ गई सॉइल पार्टिकल में। तीसरी बात, अब अगर यह सॉइल पार्टिकल हल्का है, वेट में हल्का है और साइज में कम है, तो विंड की वेलोसिटी क्या करेगी, विंड इसको क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा। जनरल बातें मैं कर रहा हूं, बहुत बड़े आंधी तूफान सुनामी की बात नहीं, जनरल बातें। विंड क्या करेगा, उठा लेगा, बस डिटैच हो गया, उठा लिया तो डिटैच हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। व्हेन विंड एक्सर्ट द प्रेशर और या फोर्स on the soil particle and soil particle absorb the most of the force, then wind is able to lift them. If soil particles are lighter in weight and smaller in diameter or smaller in size, उठा लिया। This process is called detachment. अब जो एक पहले बताए थे ना कि 0.1 mm डायमीटर वाला सॉइल सबसे ज्यादा इरोडेबल होता है, और इसके लिए मिनिमम विंड वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है 15 से 16 किलोमीटर पर आवर, जमीन से 30 सेंटीमीटर की हाइट पर। जमीन पर आता है ना, जैसे तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, गोल गोल ईडी फॉर्मेशन होने लगता है उसमें, तो जमीन के ऊपर ही मेजर करके देखा जाता है कि वेलोसिटी आखिर क्या है। यहाँ पर तो ईडी फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे टकराया ना, तो उल्टा घूमने लगा, ऐसे ऐसे घूमने लगा, तो 30 सेंटीमीटर ऊपर आप मेजर करेंगे। अगर वहां पर 16 किलोमीटर पर आवर है या 15 किलोमीटर पर आवर है, ये पूछ देता है, नेट में भी पूछ देता है। तो वहां पर लोग कहते हैं क्या, कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, क्रिटिकल हो गया। डिटैचमेंट के बारे में 4 पॉइंट खत्म। आइए साल्टेशन के बारे में हम, डिटैचमेंट के बारे में हो गया। अब डिटैचमेंट के बाद दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ठीक है, 3 हो गए। अब याद रखिए इस बीच वाले में भी 3 अलग हैं, इसमें 3 शाखा हैं। तो पहले तो इसके बारे में, डिटैचमेंट के बारे में मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, इसके बारे में 4 पॉइंट बताएंगे, और फिर इसके शाखा के बारे में, इसके 3 शाखा हैं उसके बारे में 4-4 पॉइंट बताएंगे। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए अभी तक, 4 इसके बारे में, 4 इसके बारे में, 8, और 3 इसके शाखा हैं उनके बारे में 4-4, तो 12 और हो गए, तो 12, 8, 20 हो गए। और फिर डिपोजिशन है, इसके बारे में 4 पॉइंट, तो 24 पॉइंट टोटल होगा। और 24 में से 10 पॉइंट डेटाबेस होगा, जो कि पूछा जाएगा एग्जाम में। और इसको ऐसे अगर आप याद कर लेंगे तो सेमेस्टर के एग्जाम में लिख देंगे। तो आइए ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, शुरुआत करिए यहां से कि ट्रांसपोर्टेशन कहते किसको है। तो सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना बाय द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, जाता कैसे है? तो आपको पता है कि विंड का वेलोसिटी कभी भी समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, और डायरेक्शन भी कभी कांस्टेंट नहीं होता। हमेशा ही नहीं कि डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसी थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट कभी कभी करता है।
और वेलोसिटी भी फ्लक्चुएट करता है। इन दोनों के फ्लक्चुएशन की वजह से जमीन के सरफेस पर जब स्ट्राइक करता है ना, तो काफी ज्यादा ईडी फॉर्मेशन और क्रॉस करेंट का फॉर्मेशन होता है। ईडी फॉर्मेशन और क्रॉस करेंट का फॉर्मेशन, इस ईडी और क्रॉस करेंट के फॉर्मेशन के वजह से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता है, सॉइल का और अपलिफ्टिंग शुरू हो जाता है। वहां से तो डिटैचमेंट शुरू हुआ था और इसी ईडी की वजह से अपलिफ्टिंग शुरू होता है। जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे जमीन से ऊपर, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, विंड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जमीन से ऊपर ज्यादा जाएगी, विंड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब हाइट के साथ विंड की स्पीड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो विंड का स्पीड बढ़ेगा। इन दोनों में रिलेशन है, दोनों को बीच के रिलेशन को लॉगरिथमिक रिलेशन कहते हैं। लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। बहुत तरह के रिलेशन होते हैं दो चीज के बीच। मैथमेटिकल रिलेशन बहुत प्रकार के हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन आपने बहुत प्रकार के पढ़ा होगा, जिसमें से एक आपने लॉगरिथमिक इक्वेशन का नाम सुना होगा। तो दोनों लॉगरिथमिक रिलेशन से बंधे हैं। उसी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में हम निकाल देते हैं तो आता है वेलोसिटी एट एनी हाइट, वेलोसिटी ऑफ विंड एट एनी हाइट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड एट 10 मीटर। जैसे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड एट एनी हाइट h बराबर वेलोसिटी 10 मीटर हाइट पर अपॉन हाइट, जिस हाइट पर आपको निकालना है, बटा 10 मीटर हाइट टू द पावर a। वेलोसिटी ऑफ विंड VW, देखिए VW एट एनी हाइट h, अगर 20 मीटर पर निकालना है तो यहाँ पर h ऊपर में भी 20 मीटर डालना होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये भी आपको 10, यहाँ तो 10 फुट करना है, h 10 मतलब 10 मीटर यहाँ, और एक कांस्टेंट है, ये भी आपको दिया हुआ होगा। नहीं दिया हुआ होगा तो 0.3 मान लीजिएगा इसको, क्योंकि 0.06 से लेकर के 0.6 तक वेरी करता है। हेलमैन एक्सपोनेंट इसको कहते हैं, हेलमैन कांस्टेंट या हेलमैन एक्सपोनेंट। ये लॉगरिथमिक रिलेशन का एक सिंपल सा फॉर्म है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी ना, वैसे वैसे स्पीड बढ़ना घटना। ये पूछ देता है इक्वेशन, नेट में, SRF में, GRF में पूछ देता है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा अगर विंड का, तो सॉइल का मूवमेंट भी बढ़ेगा, जो अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, कैसे, क्या रिलेशन है, तो उसके लिए देख लीजिए क्या रिलेशन है। सॉइल लॉस बराबर एक कांस्टेंट होता है और V माइनस थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। थ्रेशोल्ड मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी है मूव कराने के लिए, जो आपको 16 या 15 हम बोल रहे थे मोस्ट ऑफ द केस में, टू द पावर 3 और डायमीटर के पावर 0.5 ये है। ये V क्या है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है आपका, मान लीजिए है 20 किलोमीटर पर आवर, और TH क्या है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, ये जो मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर उखड़ता है सॉइल। तो इस 20 में से 16 घट जाएगा तो बच जाएगा 4 के पावर 3, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसी तरह से है। और पावर जो है क्या दिए हैं, पावर Q है, वही 64 हो गया। और उसके बाद डायमीटर, सॉइल पार्टिकल का डायमीटर, डायमीटर पर पावर 0.5, मतलब अंडर रूट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी का सॉइल लॉस से लेना देना हो गया, वेलोसिटी का हाइट से लेना देना हो गया। ये 4 पॉइंट हुए ना ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। डिटैचमेंट के बारे में भी 4 पॉइंट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी 4 पॉइंट हो गए। अब कम से कम 4 पॉइंट, इसमें 5वां पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है। जो बोले थे हम आपका कि ये डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है, सस्पेंशन, सल्टेशन और सरफेस क्रीप। ये बीच वाले आ गए तो 3 बात हो गए बीच वाले के, एक सस्पेंशन, सल्टेशन और सरफेस क्रीप। अब सस्पेंशन में देख लीजिए क्या होता है। सस्पेंशन में जितना भी सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है टोटल, उसका 3 से लेकर के 40% तक, 3 से 40%,
और जितने भी सॉइल सस्पेंशन के द्वारा लटक करके गए हैं एयर में, उनका मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का डायमीटर 0.1 mm से कम होगा। मोस्ट ऑफ का, कुछ हो सकता है 0.1 से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन कुछ ही का। ये दो डेटा बेस फैक्ट हैं सस्पेंशन के लिए। सस्पेंशन में जितने भी सॉइल का अगर 100 kg का नुकसान हुआ है तो 3 kg से लेकर के 40 kg तक सस्पेंशन के द्वारा जाता है। और हालांकि ये पूछता नहीं है, पूछता है सल्टेशन वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा होता है, उसमें 50 से 75% तक होता है, तो वो पूछता है। और उसी का पार्टिकल साइज भी पूछता है। इसका लेस देन 0.1 mm है और उसमें 0.1 mm से लेकर के 0.5 mm तक होता है, वो पूछता है हमेशा। तो ठीक है, तो सस्पेंशन का 2 क्राइटेरिया बताए ना। सस्पेंशन के, सस्पेंशन कहते किसको हैं, लिखना आ जाए तो देखिए, हवा अपना फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे, और ग्रेविटी नीचे की ओर लगा रहा है, तो हवा वाला फोर्स ज्यादा होगा ना इस ग्रेविटी वाला से, तभी तो जा रहा है ना लटक के। तो हवा वाले फोर्स को कहते हैं ड्रैग फोर्स। when drag force is so large compared to gravitational force on the particle, then suspension takes place. Then the process is called suspension process. When drag force is so large या so more than gravitational force, then this type of transportation is called suspension. हो गए खत्म। आइए सल्टेशन में। तो सल्टेशन में कितना % का ट्रांसफर होता है सॉइल का, 50 से 75%। और जो भी सॉइल इस सल्टेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का डायमीटर क्या होता है, 0.1 से लेकर के 0.5 mm तक। अब सल्टेशन कहते किसको हैं, तो ये सीरीज ऑफ बाउंस एंड जंप, मतलब ये अगर ऐसे सरफेस है तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, मतलब सीरीज ऑफ बाउंस एंड जंप। एक बार उछाल मारा, थोड़ा आगे गया, जंप मार दिया, फिर उछाल मारा, फिर जंप मार दिया, फिर उछाल मारा, फिर जंप मार दिया। सीरीज ऑफ बाउंस, BOUNC, बाउंस एंड जंप। If the transportation takes place in form of series and bounce, then this process is called saltation. और इसमें सबसे ज्यादा इसी के थ्रू होता है। हो गया खत्म सल्टेशन। अब आइए सरफेस क्रीप। तो जब किसी भी पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, ज्यादा कब लगेगा, जब पार्टिकल बड़ा होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, सरफेस क्रीप के थ्रू जो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, उसका डायमीटर होता है 0.5 mm से 0.5 mm से 2 mm तक। ठीक है, 5 से लेकर के 25% ऑफ टोटल वेट। टोटल ट्रांसपोर्टेशन का कितना %, तो 5% से लेकर के 25%। अगर टोटल 100 kg का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो इसके थ्रू कितना रेंज माना जाता है कि कम से कम 5 kg, अधिक से अधिक 25 kg। 5% से 25 kg, 25% तक ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है। सरफेस क्रीप कहते क्या है, कहते किसको है, तो व्हेन ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बाय द रोलिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब रोलिंग कब होगा, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द ड्रैग फोर्स या लिफ्टिंग फोर्स ऑफ एयर। इन दिस केस soil is transported and this special process is called surface creep. तो हो गया हमारा डिटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के तीनों पार्ट हो गए। अब आ जाइए डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है when gravity force is so large then the drag force। ड्रैग फोर्स मतलब विंड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, या विंड फोर्स कह लीजिए। फ्लूइड के केस में हम लोग जब भी हवा पानी की बात होती है तो ड्रैग का नाम ले लेते हैं। विंड फोर्स से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, पार्टिकल नीचे बैठेगा। देन पार्टिकल सेटल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो लार्ज देन ड्रैग फोर्स, then possibility of the settle down of the particle on the earth surface।
और सरफेस पर बैठ जाएगा। इसको हम कहेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन होता कैसे है, मतलब विंड, अब दूसरा कारण, दिस इज हैपन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी। जब विंड वेलोसिटी कम हो जाएगा तभी तो ऐसा होगा। अब रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी हैपन ड्यू टू सम बैरियर लाइक माउंटेन, ट्री एंड लार्ज बिल्डिंग, इसकी वजह से होता है। डिपोजिशन ऑफ सॉइल ऑल्सो टेक्स प्लेस बाई द रेनफॉल। जब बारिश हो जाएगा तो भी डिपोजिशन होगा, जब कोई बैरियर मिल जाएगा जो विंड की वेलोसिटी को कम कर देगा तो भी हो जाएगा, या फिर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा हो जाए, एनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन बाई विच स्पीड ऑफ विंड इज रिड्यूस्ड, देन डिपोजिशन टेक्स प्लेस। तो 4-5 पॉइंट इसमें हो गए। हो गया आपका मैकेनिक्स ऑफ विंड इरोजन फिनिश। मैकेनिक्स के बाद आता है एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लॉस। तो 2 फार्मूले हैं सॉइल लॉस के एस्टिमेट करने का। कभी इसे न्यूमेरिकल नहीं आता, ना कभी किसी पेपर में पूछा है, ना किसी गेट में पूछा है, ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है, ना सेमेस्टर एग्जाम में पूछा है। केवल 2 फार्मूले हैं। उन 2 फार्मूला को कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टर्म में। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? वही जो आपको बताए ना, S बराबर K इंटू V माइनस थ्रेशोल्ड वेलोसिटी के पावर 3 और डायमीटर टू पावर 0.5। ये फार्मूला। V क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी। और VTH क्या है? थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, मतलब मिनिमम वेलोसिटी फॉर द डिटैचमेंट। और D क्या है? डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। और S क्या है? सॉइल लॉस। और इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। कौन का क्या यूनिट है भी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछा आज तक। और एक है आपका, वो क्या है? वो है आपका IRKFCWDB। देख लीजिए, एक फार्मूला ये है नीचे वाला। तो बस इन फार्मूले को ध्यान में रखिए। इसमें 8 इंडिपेंडेंट पैरामीटर आते हैं सेकंड वाले फार्मूले में। और कभी विंड इरोजन के द्वारा होने वाले सॉइल लॉस का एस्टिमेशन, सॉइल लॉस को निकालना कभी आज तक नहीं पूछा। वाटर के इरोजन में हम पढ़े, पीजी तक पढ़ लिए, कंपटीशन के लिए भी पढ़ लिए, हर जगह पूछा, लेकिन इसके द्वारा कभी नहीं पूछा और ना कहीं किताब में कहीं कोई दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चौथा हुआ था मैकेनिक्स, 5वां हुआ आपका एस्टिमेशन, और छठा है रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन। ये पूछ देता है। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ विंड इरोजन, तो जहां से विंड इरोजन होता है ना, तो वहां अगर कहीं पर सॉइल के स्ट्रेंथ को कम पाया, उखाड़ दिया वहां से, तो वहां गड्ढा हो गया। उस गड्ढे को कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन। तो पहला डिफ्लेशन बेसिन। दूसरा, कभी कभी जहां से उखड़ा और दूसरी जगह गया तो ऐसे 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 करके रेत पड़ गया, उसको कहते हैं हिंसलबर्ग। या ऐसे ऐसे न पड़ करके बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में पड़ गया, तो उसको कहते हैं सैंड ड्यून। डिफ्लेशन बेसिन, इंसेलबर्ग, सैंड ड्यून, मशरूम रॉक, लैंडमार्क। कभी कभी बड़े बड़े चट्टान होते हैं नीचे में, जो है ना, चट्टानों के नीचे में थोड़ा सा लो स्ट्रेंथ का मटेरियल होता है, ऊपर वाला हार्ड होता है, तो नीचे में खींच जाता है, तो मशरूम टाइप का बन जाएगा। कभी कभी ये मरुस्थल में बनते हैं, 1 साल में नहीं है, हजारों साल में बनते हैं। कभी कभी भू स्तंभ बन जाता है, कहीं कहीं लैंडमार्क बन जाता है। तो ये सब तो ज़्यादातर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। आपको क्या रखना है याद? विंड इरोजन का रिजल्ट क्या होता है? आपको याद रखना है कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जहां से उखड़ा वहां भी सॉइल को नुकसान कर दिया है, जहां पर जाकर के जम गया, डिपोजिट हो गया, वहां भी फर्टिलिटी, वहां के फर्टिलिटी को भी बर्बाद कर दिया। तो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। दूसरी, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा। ठीक है। तीसरा, एक्सटेंशन ऑफ डिजर्ट, मरुस्थल का विस्तार। और चौथा, सैंड ड्यून। सैंड ड्यून हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछेगा, हमेशा पूछेगा। JRF, SRF, गेट, कंपटीशन हर जगह। तो ये 4 चीज याद रखिए। ये हो गया हमारा छठा। 7वां, प्रिवेंशन। और 3 मिनट का टाइम बचा है, लगभग आपको हमने बता दिया इसके बारे में। प्रिवेंशन में देखिए, कंट्रोल मेजर में मेन 2 तरह के कंट्रोल मेजर हैं। एक जो कि विंड वेलोसिटी को घटा देता है, एक वैसा उपाय जो किसी भी तरह विंड वेलोसिटी घट जाए तो हमारा इरोजन घट जाएगा। और एक दूसरा उपाय जो सॉइल के रेजिस्टेंस पावर को ही बढ़ा दे। अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा भी है और रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है तो विंड इरोजन नहीं होगा। तो 2 इरोजन है, एक जो खुद विंड वेलोसिटी को घटा दे और दूसरा जो रेजिस्टेंस पावर को।
विंड वेलोसिटी को घटाने वाले में 3 तरीके के आ जाते हैं। पहला वेजिटेटिव उपाय, वेजिटेटिव मेजर जिसको कहते हैं, मेजर मतलब उपाय वेजिटेटिव, दूसरा टीलेज और तीसरा मैकेनिकल। इसी मैकेनिकल से ना क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, न्यूमेरिकल एक आधा। तो 3 इससे हो गए। और इधर जो रेजिस्टेंस, सॉइल के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कि आप किसी भी तरह मॉइस्चर को कंजर्व करिए, उचित मात्रा में मॉइस्चर को रखिए, मतलब किसी भी तरह इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा दीजिए, पहला। दूसरा, किसी भी तरह इवेपोरेशन को रोक दीजिए। और तीसरा, किसी भी तरह से अननेसेसरी वेजिटेशन के ग्रोथ को रोक दीजिए। जैसे बेवजह ही घास पात जम गया तो नीचे से पानी लेगा ना, पानी लेकर के सॉइल के पानी को लेकर के ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है, चाहे आप इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा करके करिए, चाहे आप इवेपोरेशन को रोक करके करिए, चाहे आप अननेसेसरी वीड ग्रोथ को, खरपतवार के ग्रोथ को रोक करके करिए। तो ये पहला हो गया। और दूसरा, कैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे? तो प्रॉपर टीलिंग करके, वैसा उसको कहते हैं कंडीशनिंग करना, ऐसी दशा में लाना कि लगभग 1 mm का पार्टिकल बन जाए, सॉइल पार्टिकल, या उससे बड़ा बड़ा क्लोड, ढेला के रूप में बन जाए, तब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं। और इधर का तरीका था, अब इधर के तरीके में टाइम होने वाला है, जल्दी बता देते हैं। विंड ब्रेक किसको कहते हैं पता है आपको? विंड ब्रेक खलिहान है या बागीचा है या ऑर्चर्ड है, उसके सुरक्षा के लिए जो आपने चारदीवारी लगाया है ना, चाहे वो ईंटे का लगाइए, चाहे बांस का लगाइए, चाहे पेड़ का लगाइए घेराबंदी, उसको कहते हैं विंड ब्रेक। और शेल्टर बेल्ट किसको कहते हैं? तो शेल्टर बेल्ट कहते हैं बड़े बड़े पेड़ों को हवा के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब लगाया जाता है, हवा के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लंबवत में, तो उसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। 2 चीज याद कर लीजिए। लगभग हो गया और टाइम भी हमारा हो गया, इसके बाद कट जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक्स।